हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीजे एकेडमी। ये नाउन एंड केस का लेक्चर नंबर 05 होने वाला है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर इस वाले चैनल पर अपलोड कर दिए। जिन बच्चों ने नाउन एंड केस के 4 लेक्चर्स नहीं देखे, पहले आप उससे देखेंगे, उसके बाद आप 5th लेक्चर रन करेंगे ताकि आपको कुछ कंटेंट समझ में भी आए, है ना। डायरेक्ट 5th वाला लेक्चर रन करने से ऊपर के 4 कंसेप्ट ना होने से चीज़ें टफ लगती है। तो एक बार मैं इस वाले कंटेंट में आपको केस टेबल फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ। केस टेबल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आई होप कि आपने इसे कॉपी भी कर लिया होगा। ख्याल कीजिए, केस टेबल में जो सब्जेक्टिव केस है विच इज़ यू, ऑब्जेक्टिव केस इज अगेन यू, पोजेसिव केस इज यूर, पोजेसिव प्रोनाउन इज यूअर्स, फिर यूर सेल्फ एंड यूर सेल्व्स। तो आपको ना ये 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी इन दोनों पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक है पोजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। एग्री? ये बात समझ गया? चलिए, ये केस टेबल आपको पूरा याद कर लेना है। नाउ वी आर गोइंग फर्दर। अब देखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ नाउन एंड केस में मैंने आपको वीडियो नंबर 4 पे ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, और पूछा था कि आपने ये जो टर्म है यूअर फेथफुली, यूअर्स फेथफुली, यूअर फेथफुली, बहुत लंबे समय से देखा है ना। आप जब स्कूल में होंगे और एप्लीकेशन फॉर लीव लिखते होंगे तो आप नीचे हमेशा लिखते होंगे यूअर फेथफुली, है ना। तो मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से देखा है, तो आपके हिसाब से कौन सा वाला सही है, मैंने ये आपसे पूछा था, याद आ रहा है? तो मैं ना अभी इसी कंटेंट का आपको ना डिटेल में एप्लीकेशन देने वाला, डिटेल में कंसेप्ट देने वाला हूँ। एक बार ज़रा मुझे इत्मीनान से सुन लेना कि आपको क्या कन्वे किया जा रहा है। आगे बात पकड़ में, चलो इसे सुनते हुए चलो। देखो, सबसे पहले ना मैं इस ऑप्शन नंबर 2 को डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसे समझाऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, एक बार इत्मीनान से कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चे लोग, अपॉस्ट्रोफी एस जो है ये पॉजिटिवनेस लेकर आता है, सच बात है। लेकिन किसके लिए लेकर आता है भाई? नाउन के लिए लेकर आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना। प्रोनाउन के केस में ये जो अपॉस्ट्रोफी है ये पॉजिटिवनेस लेकर नहीं आता है। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो फिर क्या लेकर आता है सर? ये प्रोनाउन के केस में उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कन्वे करता है। मतलब ये है कि जैसे अगर मैं लिखूँ आई अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो भाई? आई एम समझते हो। तो मतलब मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपॉस्ट्रोफी एस ने क्या किया, इस आई एम का आपको शॉर्ट फॉर्म कन्वे किया। एक और बार देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आई वी ई, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? आई हैव, है ना। तो इस अपॉस्ट्रोफी एस ने इस आई हैव का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब कि छोटा वाला फॉर्म कन्वे किया। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो नाउन के केस में ये जो अपॉस्ट्रोफी है ये पॉसेसिवनेस दिखाएगा, लेकिन प्रोनाउन के केस में ये जो अपॉस्ट्रोफी है ये आपको पॉसेसिव केस नहीं लेकर आएगा, बल्कि उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब कि उसका संक्षिप्त रूप लेकर आएगा, शॉर्ट फॉर्म लेकर आएगा। एक आध बार और देख लेते हैं। जैसे आप लिखते होगे यू आर, आप लिखते होगे यू आर, इसका मतलब क्या होता है भाई? यू आर, ये होता है ना। समझ में आ रही है आपको बात? पहले तो आप ना ये डिफरेंस सीखो। नाउन के केस में ये पॉसेसिवनेस देगा भाई, सच बात है, लेकिन प्रोनाउन के केस में पॉसेसिवनेस नहीं देगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देगा। इतनी वाली बात को सीख रहे हैं आप लोग? पहली बात आपको समझ में आ रही है? जैसे एक आध और देखते हैं। आई टी अपॉस्ट्रोफी एस अगर ऐसे लिखा होता है तो आपको पता है इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है इट इज़। ये सुपर इम्पॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, सुपर इम्पॉर्टेंट बात बता दी। आगे बात पकड़ में, कंफर्टेबल अपन। तो मैंने आपको सिखाया कि प्रोनाउन के केस में ये जो अपॉस्ट्रोफी है वो क्या रोल प्ले करता है। मैंने आपको ये वाली बात सिखाई, है ना। प्रोनाउन के केस में ये अपॉस्ट्रोफी उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब संक्षिप्त रूप कन्वे करता है। जैसे इट्स का फुल फॉर्म होगा इट इज़। आइडिया क्लियर हो गया? कंफर्टेबल अपन इस वाली बात को लेकर, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए था। अब ज़रा बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है ना बच्चे, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है प्रोनाउन के केस में पॉसेसिवनेस नहीं लाता है, वो क्या लाता है? उसका संक्षिप्त रूप लाता है, शॉर्ट फॉर्म लाता है। मतलब प्रोनाउन के केस में इस अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब पॉसेसिवनेस नहीं था। क्या सेंस था? इस वाला सेंस था।
ये वाली बात आपको समझ में आ गई। प्रोनाउन के केस में इस अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब इस वाला सेंस था। तो इसका मतलब जब मैं यूअर के केस में जाऊंगा ये इस वाले कंटेक्स्ट में और मैं लिखूंगा YOUR अपॉस्ट्रोफी एस, तो क्योंकि ये यूअर प्रोनाउन है ना, यू प्रोनाउन होता है ना, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसा दिखेगा, यूअर इज दिखेगा। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में, ये आपको यूअर इज दिखेगा। एग्री करते हैं अपन। अब दूसरे वाली बात को समझो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यू है उसके साथ इज लगाया जाता है कि आर लगाया जाता है। आप क्या बोलते हो, यू इज़ अ गुड बॉय बोलते हो या फिर आप बोलते हो यू आर अ गुड बॉय, क्या बोलते हो? पॉइंट आ समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, हम लोग बेसिकली यू के साथ में इज़ नहीं लगाते हैं। आपको बात आई समझ में? यू के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं भाई, आर लगाते हैं। यदि चीज़ आपने एक्सेप्ट करी, कंफर्टेबल है। तो क्योंकि यू के साथ में इज़ नहीं लगाया जाता है, इसीलिए यूअर अपॉस्ट्रोफी एस टाइप का दुनिया में कोई शब्द होता ही नहीं है। पहले बताओ, ये वाली बात गई दिमाग में या नहीं गई? समझ में मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि प्रोनाउन के केस में, फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है उसका एब्रिएशन फॉर्म मतलब उसका संक्षिप्त रूप कन्वे करता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इट अपॉस्ट्रोफी एस, जिसका फुल फॉर्म होता है इट इज़। ये बात एक्सेप्ट करते हो आप? तो वैसे ही अगर आप लिखोगे यूअर अपॉस्ट्रोफी एस तो उसका मतलब हो जाएगा यूअर इज़, लेकिन यू के साथ में इज़ एक्सेप्टेड नहीं है ना, तो इसीलिए यूअर अपॉस्ट्रोफी एस टाइप का दुनिया में कोई शब्द भी एक्सेप्टेड नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए ये जो नंबर 2 पे यूअर अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। यूअर अपॉस्ट्रोफी एस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है। आपको समझ में आया क्यों नहीं होता है? इसीलिए जब आप स्कूल पे होते होगे ना और आप एप्लीकेशन फॉर लीव लिखते होगे, नीचे लिखते होगे यूअर अपॉस्ट्रोफी एस फेथफुली, तो आपकी मैडम आपको डांटती होगी, कहती होगी अपॉस्ट्रोफी उसमें नहीं लगता है। याद आ रही है वो लाइन? कंफर्टेबल है अपन? तो सेकंड वाला क्यों गलत हुआ, ये वाली बात समझ में आ गई आप बच्चों को? ठीक है, तो आई होप कि आपने सारा कंटेंट जो है नोट कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम लोग जो है फर्स्ट और थर्ड पर बात करने वाले हैं। एक बार आप उसे इत्मीनान से सुन लीजिए कि क्या कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि सेकंड वाला तो फॉर श्योर रॉन्ग है, क्योंकि यूअर अपॉस्ट्रोफी एस टाइप का दुनिया में कोई भी शब्द नहीं है। मैंने आपको ये बात समझाई है ना। अब बारी है फर्स्ट और थर्ड में कौन सा सही होगा। एग्री? चलो बच्चे लोग एक बार इसको भी सीख लेते हैं। थोड़ी देर फोकस बना के रखना, इत्मीनान से सीखने की कोशिश करना क्या कन्वे किया जा रहा है। देखो ज़रा, यूअर और यूअर्स में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। एक तो डिफरेंस आप यूं ही समझ लीजिए कि जो यूअर है ना, YOUR, यूअर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जो यूअर्स है ना ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पॉइंट है समझ में? अब सवाल ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है। सवाल ये है, दोनों ही पोजेसिवनेस लेकर आएंगे, दोनों ही अधिकार बताने वाली बात बताएंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दोनों ही पोजेसिवनेस लेकर आएंगे, यूअर और यूअर्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आपको ये समझना है मुझसे। चलो ज़रा चलो फोकस करते हैं, ज़रा ख्याल करना। देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। पहले ना एडजेक्टिव और प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझो। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है विच क्वालिफाइज नाउन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो नाउन को क्वालिफाई कर रही होगी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय। जब मैंने कहा ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये जो गुड वर्ड है उसने ये जो बॉय है नाउन उसको क्वालिफाई कर दिया है ना। पॉइंट आ गया समझ में? लेकिन जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन कहने का क्या मतलब है भाई? इन प्लेस ऑफ नाउन कहने का मतलब है नाउन की जगह पर आ जाएगा। जैसे मैंने ये कहा कि भाई अमिताभ बच्चन इज़ अ गुड एक्टर, इज़ अ गुड एक्टर, एंड ही इज़ लिविंग इन मुंबई, एंड ही इज़ लिविंग इन मुंबई। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन इज अ गुड एक्टर, तो अमिताभ बच्चन जो है यहाँ पर हो गया अपने पास नाउन, है ना। फिर मैंने कहा एंड ही इज़ लिविंग इन मुंबई, तो ये जो ही है वो बेसिकली बन गया प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पर आ गया। जब मैंने ही बोला तो दोबारा से अमिताभ बच्चन तो नहीं बोला ना। आपको ये बात समझ में है कि एडजेक्टिव क्या करता है और प्रोनाउन क्या करता है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पर आ जाता है। नाउन की जगह पर आने का मतलब ये है कि जब आपने प्रोनाउन लगाया तो आपको फिर नाउन दिखाई नहीं देगा। देखो यहाँ पर नाउन क्लियरली विजिबल है, बात आ रही है समझ में। लेकिन जब मैंने कहा ही इज लिविंग इन मुंबई, तो मैंने अमिताभ बच्चन को दोबारा नहीं कहा, अमिताभ बच्चन की जगह पर ही आ गया। गॉट इट। तो बॉटम लाइन बता रहे, बॉटम लाइन ये है कि जब भी आप एडजेक्टिव यूज करोगे तो जो नाउन होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। ये बात गई आपके दिमाग में, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोनाउन यूज करोगे तो आपको नाउन दिखाई नहीं देगा। क्यों सर? क्योंकि नाउन की जगह पर ही तो वो आ चुका होगा ना। पॉइंट आ गया समझ में। एडजेक्टिव जब आप यूज करते हैं तो नाउन विजिबल होता है, प्रोनाउन जब आप यूज करते हैं तो नाउन इनविजिबल होता है। क्यों सर? क्योंकि उसकी ही जगह पर नाउन आ चुका होता है। एग्री? फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय, बॉय यहाँ पर नाउन है और उसके लिए गुड एडजेक्टिव लगाया गया है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउन विजिबल है जिसके लिए एडजेक्टिव लगा रहे हैं अपन, एक्सेप्टेड। अमिताभ बच्चन इज अ गुड एक्टर, अमिताभ बच्चन मतलब के बारे में बात चल रही है, लेकिन एंड ही इज लिविंग इन मुंबई, तो ही जब मैंने बोला तो फिर अमिताभ बच्चन को दोबारा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसकी जगह पर फिर ही आ गया था जो कि प्रोनाउन था। गॉट इट। तो आप इतना कंटेंट नोट कीजिए, फटाक से मैं रफ करने वाला हूँ इसे, है ना। तो बॉटम लाइन क्या है, जब आप एडजेक्टिव लगाओगे तो नाउन दिखेगा और जब आप प्रोनाउन लगाओगे तो नाउन इनविजिबल होगा। दिस इज द बॉटम लाइन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे लोग, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माय, मेरे पास शायद एग्जांपल लिखा हुआ है, ये रहा वो एग्जांपल। चलो अपन अब इस वाले एग्जांपल पर बात करेंगे, उसके बाद अपन उस वाले एग्जांपल पर भी जाएंगे, आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये तीन में से कोई एक सही है, आपको बताना है कि कौन सा वाला इसमें से सही है। गॉट इट। तो चलो बच्चे लोग थोड़ा सा ख्याल करना। मैंने आपको अभी भी समझा दिया था कि इस टाइप का तो दुनिया में कोई शब्द नहीं होता। यूअर में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। अपॉस्ट्रोफी एस प्रोनाउन में पोजेसिव केस नाउन में पोजेसिव केस लेकर आता है, लेकिन प्रोनाउन में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दिखाता है। तो ये अपॉस्ट्रोफी एस क्योंकि प्रोनाउन में लग रहा है तो वो इस का फॉर्म कन्वे करेगा। यू के साथ इस नहीं लगाते हैं, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अब सवाल है यूअर लगाऊं कि यूअर्स लगाऊं, ठीक है। अब ज़रा बात को समझो, ज़रा इत्मीनान से सीखना है। इस वाला एग्जाम्पल है, बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। आर स्टेट इज सो रिच एज यूअर, आर स्टेट इज सो रिच एज यूअर्स। देखो सही कंटेंट क्या होना चाहिए, इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि हमारा जो राज्य है नॉट सो रिच, मतलब हमारा जो राज्य है तुम्हारे राज्य की तरह अमीर नहीं है, ठीक है। हमारा स्टेट जो है तुम्हारे स्टेट की तरह अमीर नहीं है। गॉट इट। तो मैंने क्या कहा, हमारा स्टेट, ये रहा हमारा स्टेट, तुम्हारे स्टेट की तरह, तो ये रहा तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर स्टेट वर्ड लिखा है क्या बच्चे? नहीं लिखा है ना, मतलब वो स्टेट वर्ड जो है ना इनविजिबल है, जो कि मेरा नाउन है। पॉइंट आया समझ में। उन्होंने क्या किया, इस स्टेट वर्ड को जो कि मेरा नाउन है वो हिडन कर दिया, वो हाइड कर दिया। तो मेरा जो नाउन है ना वो दरअसल इनविजिबल है। पॉइंट आ गया समझ में। तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था कि जब नाउन इनविजिबल हो, जब नाउन इनविजिबल हो तो हमेशा क्या लगाना चाहिए, प्रोनाउन लगाना चाहिए। सवाल यह है प्रोनाउन क्या होता है, ये रहा प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन, और प्रोनाउन के लिस्ट में कौन लिखा हुआ है, यूअर्स लिखा हुआ है। बात आ रही है आपको समझ में। तो क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में बच्चे, इस वाले एग्जाम्पल में स्टेट वर्ड जो कि मेरा नाउन है वो इनविजिबल है। आप, हमारा राज्य आपके राज्य की तरह, तो आपका तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन राज्य गायब है। पॉइंट आ गया समझ में। तो वो इनविजिबल है, क्योंकि मेरा नाउन इनविजिबल है इसलिए मैं चुनूंगा प्रोनाउन, और मेरा प्रोनाउन यूअर नहीं होता है। क्या होता है भाई, यूअर्स होता है। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो नाउन था वो इनविजिबल था। पॉइंट आ गया समझ में, कंफर्टेबल है। तो इसमें फर्स्ट भी रॉन्ग था, सेकंड भी रॉन्ग था, थर्ड राइट था। एक बार फिर से सीखते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। यूअर ब्रदर इज रिच बट माई डैश माइन इज पुअर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कैसे बोलूँगा, आपका भाई अमीर है पर मेरा भाई गरीब है।
सीन आया समझ में। अब मेरा भाई गरीब है, मतलब वो जो भाई है, जो ब्रदर वर्ड है, जो कि मेरा नाउन है, यहाँ पर कैसा है भाई, इनविजिबल है। सीन आ गया समझ में। मेरा जो नाउन है वो इनविजिबल है, और क्योंकि मेरा नाउन इनविजिबल है, इसीलिए, क्योंकि नाउन जब इनविजिबल होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं भाई, हम लोग लगाते हैं प्रोनाउन। पॉइंट आ गया समझ में। तो ये माय प्रोनाउन नहीं है, माइन प्रोनाउन है, वो इसका राइट आंसर है। ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा माइन जो कि है प्रोनाउन। ठीक है, कंफर्टेबल है अपने सभी बात को लेकर, समझ में आ रहा है कि माइन क्यों सही है। एक बार फिर से देखते हैं। योर फ्लैट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव एज माई, भाई आपका जो फ्लैट है वो मेरे फ्लैट की तरह मतलब महंगा नहीं है। मेरे फ्लैट की तरह, मेरा फ्लैट जो कि यहाँ पर इनविजिबल है, लिखा नहीं ना उन्होंने, लिखना चाहिए था। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो इसीलिए एडजेक्टिव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्रोनाउन। जब नाउन विजिबल होता है तो एडजेक्टिव लगाते हैं, यहाँ पर इनविजिबल है इसलिए क्या लगा रहे हैं, प्रोनाउन लगा रहे हैं। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ वाले कंटेंट पर क्या सही होने वाला है सर, इस वाले कंटेंट पर देखो, अब सवाल ये था कि पहला वाला सही है कि थर्ड वाला सही है। सेकंड वाला तो रॉन्ग है, पहले ही बता चुका था मैं। यूअर फेथफुली होगा कि यूअर्स फेथफुली होगा। देखो जब आप लेटर लिखते हो तो शुरू में लिखते हो भाई टू द प्रिंसिपल, है ना, तो इसका मतलब आप जो लेटर लिख रहे होते हो वो जो है आप लिखते हो दरअसल प्रिंसिपल के लिए। लेकिन जब लास्ट में जाते हो तो फिर दोबारा यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड लिखते हो क्या, नहीं ना भाई, डायरेक्ट लिखते हो यूअर फेथफुली। पूरा लेटर लिखने के बाद में लास्ट में लिखते हो डायरेक्ट यूअर्स फेथफुली। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो नाउन था यहाँ पर जो कि प्रिंसिपल है वो दरअसल हिडन है। पॉइंट है समझ में। आपने लास्ट में प्रिंसिपल को दोबारा इंडिकेट नहीं किया, शुरू में एक बार इंडिकेट कर दिया और फिर उसी को लास्ट में बोला कि आपका आज्ञाकारी। पॉइंट आ गया समझ में। तो यहाँ पर जो आपका नाउन है विच इज प्रिंसिपल, लास्ट में जब आप लिखते हैं तो वो दोबारा नहीं लिखते मतलब कि आप उसको इनविजिबल रखते हैं। पॉइंट आया समझ में। यहाँ पर आप जो भी लिखते होंगे टू द मैम, टू द सर, टू द मैनेजर, पॉइंट आ रहा है समझ में, लेकिन लास्ट में आप उसको दोबारा नहीं लिखते, उसको आप इनविजिबल रखते हैं। तो क्योंकि आपका नाउन इनविजिबल होता है, यूअर फेथफुली में आपका जो नाउन है वो इनविजिबल है, आपका नाउन इनविजिबल है। पॉइंट आया समझ में। इसी वजह से मेरे को एडजेक्टिव नहीं लगाना है, क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। तो यूअर एडजेक्टिव होता है, यूअर्स प्रोनाउन होता है, तो यूअर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, यूअर्स लगेगा। थर्ड वाला राइट था, फर्स्ट वाला रॉन्ग था, सेकंड वाला भी रॉन्ग था। पॉइंट आया समझ में। क्यों यूवर्स लगाया जाता है, क्योंकि हमारा जो नाउन होता है वो हिडन होता है। एग्री। तो मैं एक दो एप्लीकेशन आपको और समझा देता हूँ, इत्मीनान से देख लीजिए। ये वाले क्वेश्चन में ज़रा फोकस करते हैं। हिज वाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूवर्स या यूवर्स। ठीक है, अब ये तो कोई दुनिया में शब्द नहीं है, कभी भी दिखे पहले तो उसको रॉन्ग कर देना। ठीक है, हिज वाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल, तो देखो डिस्कशन किस पर है भाई, वाइफ पर। वो कह रहा है उसकी जो वाइफ है आपकी वाइफ से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैंने कहा आपकी वाइफ से, ये यूअर जो है दोनों ही आपकी ही शब्द को बताता है। इसका भी मतलब होता है आपकी या फिर तुम्हारी, इसका भी मतलब होता है आपकी या फिर तुम्हारी। पॉइंट है समझ में। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा वाले मेरे को पिक करना है। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन है। आप इतना समझो, जब नाउन विजिबल होगा तो ही एडजेक्टिव लगेगा। नाउन जब विजिबल होगा, नाउन जब दिखाई देता होगा तभी एडजेक्टिव लगेगा, नहीं तो फिर हमेशा क्या लगेगा, प्रोनाउन। मैंने कहा आपकी वाइफ, ये नाउन तो विजिबल है भाई, वो कह रहा है कंटेंट में उसकी वाइफ, यहाँ पर नाउन तो विजिबल, लेकिन आपकी वाइफ से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपकी के बाद यहाँ पर वाइफ आपको दिखाई दे रहा है क्या बच्चे लोग? पॉइंट आ रहा है समझ में। यहाँ पर वाइफ लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, उन्होंने वाइफ को हिडन करके रखा है। हिडन करके रखा है, मेरा जो नाउन है इसका मतलब क्या है भाई, इनविजिबल है। तो क्योंकि मेरा नाउन इनविजिबल है इसीलिए मुझे क्या चूज करना है भाई, प्रोनाउन चूज करना है। प्रोनाउन क्या होता है, यूवर्स, यूवर इसमें नहीं लगेगा। पॉइंट आया समझ में। माई फादर इज मोर ऑनेस्ट देन हर। अब बात को समझो, मेरे पापा जो कि है नाउन, उसके पापा से ज़्यादा ऑनेस्ट है। ये दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, बताया था प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। पॉइंट आया समझ में। अगर वो लगेगा तो इसका फॉर्म कन्वे करेगा। ठीक है, तो उसके पापा से, तो उसके पापा, तो उसके तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर, लेकिन पापा मतलब फादर कहाँ लिखा है, वो तो हिडन है ना। तो क्योंकि मेरा जो वर्ड है फादर वो हिडन है, इसलिए मैं लगाऊंगा प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन होता है ना वो होता है हर्स, हर नहीं होता है। पॉइंट है समझ में। सर आपको कैसे पता है प्रोनाउन हर्स होता है? भाई अब केस टेबल में जाइए ना, आपको मैंने केस टेबल बताया हुआ है, केस टेबल में पूरा आपने लिखा हुआ है। इसके पहले केस टेबल देखोगे आपको सब कुछ बहुत इत्मीनान से दिखाई देगा। केस टेबल का रेफरेंस लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। वी आर गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन। लिखा हुआ है ही डजंट थिंक इट्स/इट्स इज अ गुड आइडिया
टू स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन वीडियो। ठीक है, अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो इट्स है मैंने आपको अभी बताया था, ये दरअसल कन्वे करता है इट इज़ वाली बात को। ठीक है, और ये जो इट्स है, ये वाला जो इट्स है, ये लेकर आता है पोजेसिवनेस, मतलब अधिकार वाली चीज़ को। ठीक है, तो जब आपको अधिकार बताना होगा तब आप ITS लिखेंगे, जब आपको इट इज़ कहना होगा इट इज़, तब आप लिखेंगे IT''S। इन दोनों में डिफरेंस को समझिए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो वो कह रहा है ही डजंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन वीडियो। वो कह रहा है कि वो ये नहीं सोचता कि ये एक अच्छा आइडिया कि हम सारा पैसा जो है वीडियो पे खर्च कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे कहना है इट इज़ अ गुड आइडिया। पॉइंट आया समझ में, इट इज़ अ गुड आइडिया क्योंकि मुझे कहना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लेना, इस वाले एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। द कंप्यूटर लुक्ड एज दो इट्स पावर सप्लाई हेड। वो दिखाई दे रहा है कि भाई कंप्यूटर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो पावर सप्लाई है वो वहाँ पर अवेलेबल है। पॉइंट आया समझ में, तो उसकी जो पावर सप्लाई है, ये वाला जो है ना अधिकार बताने का काम करता है, उसकी वाली बात को कन्वे करता है। पॉइंट है समझ में, तो मेरे को अधिकार बताना है इट्स पावर सप्लाई, कंप्यूटर की पावर सप्लाई। पॉइंट है समझ में, तो कंप्यूटर की पावर सप्लाई के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इट्स, अधिकार बताने वाली बात को यूज़ कर रहे हैं। आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है, पता चल गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट वाले सेंटेंस में, शी इज़ वाइफ ऑफ माइन एंड शी इज़ माई वाइफ। देखो इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर कोई इंसान बोलता है, ऐसे हम लोग बोलचाल में यूज़ कर लेते हैं शी इज़ वाइफ ऑफ माइन, जो कि गलत होता है। शी इज़ वाइफ ऑफ माइन का मतलब ये है कि मेरी बहुत सारी वाइफ है, जिसमें से ये मेरी एक ठोक वाइफ है। ऐसे थोड़ी बोलोगे तुम, जान ले लेगी तुम्हारी। तुमको कहना है शी इज़ माई वाइफ, बस ये मेरी वाइफ है, इतना काफ़ी है, यही आपको कहना है। पॉइंट आएगा समझ में? तो ये मैंने आपको एक कंटेंट इसमें कन्वे किया। जरा इत्मीनान से इस वीडियो को 2-3 बार देखना। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कस करना। केस टेबल के अब मैं लास्ट टच लूँगा, मतलब नाउन एंड केस का, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा, जल्दी मिलते हैं।